Good morning, students. अमरेंद्र कुमार, साइंस टीचर, हलवासिया विद्या विभाग. Today, study new chapter, atoms and molecules. इन्हें अब ये चैप्टर का नाम हमारा क्या आ गया? एटम्स. Atoms and molecules. Atoms and molecules. इन्हें ये जो चैप्टर है केमिस्ट्री का वो थर्ड चैप्टर है. इससे पहले हमने आपको फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर को बताया. इस फर्स्ट चैप्टर में हमारा क्या है? मैटर अराउंड अस, मैटर इन ए सराउंडिंग. सेकेंड था आपको इज मैटर प्योर. अब यहाँ हमारा थर्ड जो आता है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ये स्टार्टिंग में हमने कहा मैटर के बारे में पढ़ा. मैटर के 5 एलिमेंट्स, जो उसके बाद हम फर्दर डिवीजन सॉलिड लिक्विड गैस जो फिजिकली डिवाइड किया था. इसके बाद हमारा आया केमिकली एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सर. फिर नेक्स्ट चैप्टर में हमने इसको स्टडी किया था मिक्सर, एलिमेंट, कंपाउंड्स. अब इस चैप्टर में हमारा जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन साइंटिस्ट ने फर्दर फर्स्ट में क्या वर्ड यूज किया? मैटर अराउंड अस. हमारे सराउंडिंग के अंदर जो मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, ऑक्युपाइंग ए स्पेस एंड हैविंग मास नोन एज ए मैटर. ठीक है. अब ये एनीथिंग विच ऑक्युपाई ए स्पेस एंड हैविंग मास. अब इस मैटर में हमारा अलग अलग आ गया. क्या सब आया? सॉलिड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट में होता है. फिर हमने उसके नेचर के बारे में. अब नेचर में हमारा क्या आया? जो मैटर्स हैं वो बने होते हैं किससे? स्मॉलर पार्टिकल्स से बने होते हैं. फर्दर हमने इसी को नेक्स्ट चैप्टर में जाकर प्योर सब्सटेंस यानी मैटर को हमने डिवाइड कर दिया, प्योर और मिक्सर. प्योर से हमारा क्या आया? एलिमेंट और कंपाउंड. हमारे जो फिलोसफर थे, देखिए फिलोसफर का मतलब हमारा होता है जो परिकल्पना करते हैं, हाइपोथेसिस देते हैं. किसके बारे में देते हैं? जिन चीजों को देख नहीं सकते, जिनको हम जानते नहीं हैं, उन चीजों की परिकल्पना करना कि ये हो सकता है और उसका फिगर ये होगा, वो इस तरह से बनेगा. ये काम हमारे यहाँ इंडिया के अंदर और कुछ अन्य कंट्री थे, हर जगह पर ये चल रहा था. इंडिया हमारा इसमें काफी आगे था. जो हमारे महर्षि हैं, ऋषि हैं, ये जो आपको ऋषि मुनि हैं, ये ऋषि मुनि जिनके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो नई चीजों की खोज करते थे, यानी वो ऋषि मुनि क्या थे? अभी के जो हमारे साइंटिस्ट हैं वही वो ऋषि मुनि भी थे. तो महर्षि कनक फिलोसफर है, इंडियन फिलोसफर.
उन्होंने इस तरह क्या सोचा और फर्दर ये बताया, ये जो मैटर है इसको अगर हम डिवाइड करें, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ये जो मार्कर है, अब इस मार्कर को हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते 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 इतना छोटा कर दें जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा, तो हम क्या होगा, जब दिखाई नहीं देगा तो उसको हम आसानी से डिवाइड आसानी से हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने ये परिकल्पना की कि जितने मैटर्स हैं वो सभी फर्दर डिवाइड होंगे और डिवाइड होने के बाद वो इतने छोटे हो जाएंगे जिनको कि हम डिवाइड नहीं कर सकते, और इसे कहा गया आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी जो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। और उन्होंने जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसका नाम दिया, क्या नाम दिया, इसको कहा परमाणु। हिंदी में हम इसको परमाणु वर्ड यूज करते हैं। अब इस माणु को सेम उसी समय और भी फिलोसफर वर्क कर रहे थे। इंडिया के अंदर ही जो हमारे अलग फिलोसफर्स थे, उन्होंने क्या दिया इसके बारे में कि अगर ये इतना छोटा है तो कैसे रह रहा है, किस तरह से होता है, फिर उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया और उनका नाम है बापुदा कात्यायनम। उन्होंने आइडिया दिया ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं ये नेचर के अंदर कंबाइंड स्टेट में रहते हैं, ये फ्री स्टेट में नहीं रहते, ये किस स्टेट में होते हैं, कंबाइंड स्टेट में होते हैं। सेम एरा, उसी समय में, उसी कालखंड में, उसी समय में आपको क्या है, जो हमारे ग्रीक फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसफर भी इसी तरह की बात सोच रहे थे। सेम क्या चीज कि जो मैटर है, कोई भी मैटर है, उसको अगर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर फर्दर वो छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड होता जाएगा और अल्टीमेटली वह डिवाइड नहीं होगा। और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया एटम। फिलोसफर का नाम था आपको जो जिन्होंने बताया, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। कौन कौन से थे, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। देखिए सबसे पहले हमने इनका नाम बताया था कि महर्षि कनक, ये इंडियन है। अब ये देखिए कब हुआ था, अराउंड 500 BC। इन्होंने क्या नाम दिया था, परमाणु। हिंदी में क्या कहा, परमाणु। ठीक है। फिर सेकंड हमारे जो आए फिलोसफर, उन्होंने ये आपको बापुदा कात्यायनम, ये बापुदा कात्यायनम, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया एग्जिस्टेंस के बारे में। किसकी एग्जिस्टेंस, मानव के एग्जिस्टेंस के बारे में। ये किस स्टेट में रहते हैं, फ्री स्टेट में नहीं रहते, कंबाइंड स्टेट में। नेक्स्ट हमारे जो साइंटिस्ट, जो फर्दर ग्रीक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया, उनका नाम है डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस।
क्या नाम है? ल्यूसिफस। ल्यूसिफस ने, अब ये दोनों जो हमारे फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसफर, उन्होंने उसमें ये जो डेमोक्रिटस है इसने नेम दिए थे एटम। क्या नाम दिया? एटम। और एटम का मतलब क्या होता है? इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मतलब जो डिवाइड नहीं हो सकता, जो फर्दर ब्रेकअप नहीं हो सकते, उसको उन्होंने एटम नाम दिया। नाम किसने दिया था? डेमोक्रिटस। क्लियर हो गया? अब फर्दर देखिए, ये सारी चीजें क्या थी? फिलोसफर ने कहा, और ये फिलोसफी है, इस पर कोई जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं है। जब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं होता तो हमारे साइंस के अंदर उन चीजों को हम कंसीडर नहीं करते। लेकिन इसको ऐसा भी नहीं है कि जो हम कंसीडर अगर हम नहीं करते, इसको मानते नहीं है, इसका मतलब है कि इसके बारे में सोचे नहीं। तो फिलोसफरों ने कहा हम उसके ऊपर वर्क करेंगे और उस वर्क करने के बाद हमें फर्दर आउटलाइन होगा। एट द सेम टाइम्स अराउंड 18th सेंचुरी, एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के एंड में जाकर आपको साइंटिस्ट हैं वो वर्क करना शुरू किए, और उन्होंने सबसे पहली बात को ध्यान किया कि हमने इससे पहले एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में बताया। तो व्हाई एलिमेंट्स आर कंबाइंड, हाउ एलिमेंट्स आर कंबाइंड, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड। अब इसको लेकर के साइंटिस्ट वर्क किए। इसी में आपको लैवोजियर है, लैवोजियर जिनको हम फादर ऑफ, लैवोजियर इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ ए केमिस्ट्री। इन्होंने क्या बताया? इस चीज को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन को बताया, और इसके लिए उन्होंने बेस रखे, फाउंडेशन, और उस फाउंडेशन से उन्होंने जो लॉज है उनको एक्सप्लेन किया। जो लॉज है वही हमारी केमिस्ट्री का फाउंडेशन बना, बेसिक चीजें हुई, और उसको इनको कहा गया फादर ऑफ केमिस्ट्री। लैवोजियर को क्या कहा गया? फादर ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर? एनी डाउट? लैवोजियर ने फर्दर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और इनके साथ अनदर साइंटिस्ट आए, क्या नाम है? प्लॉस्ट, और गिव्स द लॉ, और इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किए थे जो बेसिकली है, जो आपके लेवल में आपकी बुक में पढ़ना है, वो 2 लॉज है। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इन चीजों को उन्होंने एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन किया था। तो एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन करने में हम क्या करते हैं? सब्सटेंस को लेते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पर ही उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब उन्होंने क्या किया? एक एक्टिविटी, उन्होंने 2-3 पेयर लिए कंपाउंड्स के, डिफरेंट कंपाउंड्स के पेयर को। अब यहां हम आपको एक्सप्लेन करते हैं एक्टिविटी से जो फर्स्ट पेयर है, और ये हमारे जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के अंदर भी आएगा, इसलिए हम इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? एनी डाउट? अब आपको क्या लेंगे? ये जो पेयर लिया था वो पेयर है बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। क्या लिया उन्होंने? बेरियम क्लोराइड, BaCl2। वैसे आप लोगों को अभी फार्मूला बनाना बताया नहीं है, लेकिन कुछ
चीजों का ध्यान रखेंगे, आगे हम फर्दर इसको बताएंगे कैसे बनाया। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट। अब इसको लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्सपेरिमेंट्स में एक्टिविटी के अंदर क्या किया था, उन्होंने लिया कोनिकल फ्लास्क। आपको ये है कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क। और इस कोनिकल फ्लास्क के साथ ही एक आपका इग्निशन, जहां हम इग्निशन ट्यूब जिसको हम इग्निशन ट्यूब का मतलब होता है जो टेस्ट ट्यूब्स हैं, स्मॉल टेस्ट ट्यूब्स, और यहां क्या लगा दिया, कॉर्क को लगा दिया। फर्स्ट उन्होंने प्रिपेयर किए थे, ये एपरेटस उन्होंने इतना यूज किया, और साथ में लिया वेइंग मशीन। हमारे लैब के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है, और उस वेइंग मशीन से इजीली केमिकल्स को हम मेजर कर पाते हैं, केमिकल्स के वेट को फाइंड आउट कर पाते हैं। क्लियर? देखिए इसमें क्या किया, ये बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, इन दोनों के का 5% सॉल्यूशन बनाया। 5% सॉल्यूशन बनाने के बाद बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, वैसे हम दोनों में से किसी को ले सकते हैं, ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है। जनरली हम क्या करते हैं, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन तो लिया, ये हमारा क्लियर सॉल्यूशन है, यानी ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है। सोडियम सल्फेट है, इसका भी आपको क्या बना, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन को हमने पहले इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर ले लिया, कोनिकल फ्लास्क में लिया, और जो सोडियम सल्फेट आपका है, उस सोडियम सल्फेट को इस इग्निशन ट्यूब्स के अंदर डाला। ये हमारा क्या हो गया, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब भी वर्ड यूज कर सकते हैं, वैसे हम इसको जनरली इग्निशन ट्यूब भी बोलते हैं। ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क। तो इसके अंदर हमने क्या लिया, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। ये हमने क्या लिया, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, और इसके अंदर हमने क्या लिया, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। क्लियर? अब इन दोनों को लेकर, ये दोनों क्या होंगे, सेपरेट है, अलग अलग है, अलग अलग है, तो इसको क्या करेंगे, वेइंग मशीन पर इसका हम वेट कर लेते हैं। क्या करेंगे, वेइंग मशीन पर वेट कर लेंगे, और उस वेट को हम नोट कर लेंगे। क्लियर? क्या किया, पहले इसका सॉल्यूशन बनाया, 5% सॉल्यूशन, कोनिकल फ्लास्क को लिया, कोनिकल फ्लास्क में बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को लिए, और इग्निशन ट्यूब या टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को लिया, और इसको यहाँ कॉर्क लगा दिया। कॉर्क लगाने से ये क्या हो जाता है, एयर टाइट हो गया। वेइंग मशीन पर इसका हमने वेट कर दिया, वेइंग मशीन पर इसका क्या किया, वेट कर दिया। क्लियर? वैसे हम प्रैक्टिकल करते समय क्या करते हैं, पहले इसके एम्प्टी, यानी जो हमारा कोनिकल फ्लास्क है, ये टेस्ट ट्यूब्स हैं, इनको लेकर इसका वेट कर लेते हैं, और उसको हम, उसका नाम इसको लिख देते हैं W1, जैसे इसको लिख दिया W1, और दूसरे को जब करेंगे W2, यहाँ जब इसके साथ करेंगे तो W2 आ गया, और W2 में से W1 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये देखिए W2 माइनस W1, W2 माइनस W1, ये हमारा मास ऑफ ए रिएक्टेंट आ जाएगा। जो हमने रिएक्शन के लिए लिया था उनका टोटल मास। क्लियर? अब क्या करते हैं, इन दोनों को रिएक्ट कराने के लिए सरस हम अरेंज करते हैं कि ये मिक्स हो जाए। जब ये मिक्स हो जाता है, मिक्स होने पर देखेंगे कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ,
और केमिकल रिएक्शन क्या हो जाता है, ये बिल्कुल मिल्की हो जाते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट कौन सा बनते हैं, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। आफ्टर द रिएक्शन, जब रिएक्शन हो जाता है फिर हम क्या करते हैं, इसको लेकर इसका वेट कर लेते हैं, वेइंग मशीन से वेट कर लेते हैं। और वेइंग मशीन से वेट करने पर जो हमारा वैल्यू है वो निकालने के लिए इसको हम W3 लिख लेते हैं। और जो हमारा एम्प्टी है उससे माइनस कर देंगे, क्या निकल जाएगा, मास ऑफ द प्रोडक्ट। रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, रिजल्ट आता है कि मास ऑफ ए रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ ए प्रोडक्ट। जितना बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का मास हमने उसका वेट लिया था, सेम हमारा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड भी मिलेगा। अब इससे हमें क्या मिला कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन mass neither be created nor destroyed। और यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर हम स्टेटमेंट देते हैं, कहेंगे दिस लॉ स्टेट्स दैट mass neither be created nor destroyed in a chemical reaction। ठीक है, total mass of the reactant is equal to the total mass of the product। total mass of the reactant is equal to total mass of the product। clear? any doubt? अब इस एक्सपेरिमेंट्स को, इस एक्टिविटी को से हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन कर पाते हैं। एंड दिस लॉ इज वैलिड फॉर ऑल रिएक्शंस। जितने भी रिएक्शंस हैं, सभी रिएक्शंस में ये आपको वैलिड होगा। क्लियर? तो सिंपल हम कोई भी रिएक्शन को लेते हैं और उस रिएक्शंस में हम उनके मास, टोटल मास, हम रिएक्टेंट का मास निकालते हैं, फिर प्रोडक्ट के मास को निकालते हैं। और जो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट है दैट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर? इन दिस वे एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस पर बेस्ड हमारे पास न्यूमेरिकल भी दिया हुआ मिलेगा, वैल्यू दिया हुआ मिलेगा। उस वैल्यू को देकर आपसे ये पूछा जाएगा कि विच लॉ एक्सप्लेन सच इंफॉर्मेशंस। उस क्वेश्चंस को हम पढ़ के पहले हम मास ऑफ द रिएक्टेंट को लिखेंगे, फिर मास ऑफ द प्रोडक्ट को लिखेंगे। तो टोटल मास होंगे, रिएक्टेंट का टोटल मास है और प्रोडक्ट का टोटल मास है, दोनों अगर इक्वल आता है, इट मीन्स दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर? अब नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे और उसे एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर?